आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री 2016 कॉलेज कैडर का पेपर। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। फर्स्ट क्वेश्चन है किस एग्जाम्पल में फेशियल और मेरिडियनल आइसोमर बनेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। तो फेशियल और मेरिडियनल जो आइसोमर बनता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बनता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, 6 लाइगेंड्स हो, और वो किस रेशो में होने चाहिए, वो होनी चाहिए 3:3 रेशो, बराबर रेशो में होने चाहिए। जैसे मान लो मेटल है, ए और बी दो लाइगेंड है, तो उनका नंबर कितना होना चाहिए, 3:3 होना चाहिए। उन्हीं केसेस में मिलता है। तो ये देख के हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। जैसे यहाँ पर 5:1 है तो इसमें नहीं हो सकता है, यहाँ पर 4:2 है तो इसमें सिस ट्रांस होगा, इसमें मेरिडियनल नहीं होगा, यहाँ पर 5:2 है तो ये भी नहीं होगा, लेकिन इस केस में 3:3 रेशो में हमें प्रेजेंट है। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि कौन सा लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल का हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, एक चीज़ नहीं देखनी आपने। तो सबसे पहले हमारे पास है सीरियम, ओके। तो इसके बाद ये लाइगेंड नाइट्रेट लगा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लेते हैं। ये कैटायन है अमोनियम और इसके 2 आयन्स हैं, तो ये हो गया +2 और यहाँ पे हो गया -6। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +4 में। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये तो आपका प्राइमरी वैलेंसी है, ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है। नाइट्रेट एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ बाइडेंटेट लाइगेंड एक्ट करता है। तो यहाँ पर 6 है तो 6 2 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12 और ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी +4। नेक्स्ट में ले लेते हैं सीरियम फर्दर। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, PPH3 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखें तो ये 4 है, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा सीरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। बट यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 2 8 है, तो ये ऑप्शन तो कंपैरेटिवली नहीं होगा। नेक्स्ट में इरिडियम है, इरिडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, इट इज़ +3, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि +4 हमारे पास है। देन यहाँ पर है लेंथेनम एंड यहाँ है एसिटाइल एसीटोनेटो, तो ये हमारा है कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनम का वो कितना है एसिटाइल एसीटोनेटो में। तो ये हमारे पास एसिटाइल एसीटोनेटो क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, देन CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो नेगेटिव आयन है वो हमारा इधर रहता है एसिटाइल एसीटोनेट, ठीक है। तो ये बाइडेंटेट लाइगेंड है और यहाँ पर अगर इसका हम कॉम्प्लेक्स इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, इट इज़ +3 अगेन। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर जाएगा वो 6 जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, इसमें नॉट करेक्ट आपसे पूछा है। तो इसमें बात की है कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी की। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि जो ग्रेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है, अगर हम क्रिस्टल फील्ड थियरी लगाएं तो वो क्या करती है, वो हायर स्टेबिलिटी को कॉरस्पॉन्ड करती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन्वॉल्व कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की हम बात करें तो जिन सॉल्वेंट्स में डायपोल मोमेंट कम हो, लेस पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, जैसे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रांगली डोनर सॉल्वेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बात चल रही है तो लेस पोलर ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे। सी ऑप्शन में लिखा है कि जो मेटल आयन है वो लार्जर साइज का है कार्बन से, ठीक है। जो बॉन्ड एंगल है ऑक्टाहेड्रल में वो 90 डिग्री के आसपास रहता है, जबकि टेट्राहेड्रल का ये है, ठीक है। तो जो 5 मेंबर्ड चैलेट रिंग होगा वो ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग बनाएगा विद सैचुरेटेड लाइगेंड्स। जो रेजोनेंस इफेक्ट है इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन लाइगेंड फेवर 6 मेंबर्ड चैलेट रिंग फॉर स्टेबिलिटी। ये बात भी बिल्कुल सही है, जो चैलेशन है उससे रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ती है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज आता है। देन नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है कि जो डिक्रीजिंग साइज ऑफ मेटल है, अगर साइज का मेटल डिक्रीज कर दिया जाए तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है कॉम्प्लेक्स की, और अगर चार्ज भी डिक्रीज कर दिया जाए तो भी स्टेबिलिटी मेटल की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। जो स्टेबिलिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स है,
अगर मेटल का देखें हम नेचर, तो मेटल के चार्ज डेंसिटी पे डायरेक्टली रिलेटेड है, और जो चार्ज डेंसिटी होता है वो होता है चार्ज बाय में साइज, है ना, चार्ज ऑफ मेटल एंड साइज ऑफ मेटल। तो यहाँ से वी कैन कंक्लूड दैट स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, बट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, तो अगर हम साइज को डिक्रीज करते हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और चार्ज इंक्रीज करते हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टा लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि अगर चार्ज को डिक्रीज कर दिया जाए तो इंक्रीज होती है स्टेबिलिटी, तो ये गलत बात है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इनकरेक्ट हमने ऑप्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा डायग्राम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मोलर ससेप्टेबिलिटी अगर हम देखें फॉर एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस की, तो वो कौन सा ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मोलर ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए अगर हम उसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखें, उसका मैग्नेटिज्म शो करने का जो टेंडेंसी है उसको जब हम लेते हैं दैट इज़ योर मोलर ससेप्टेबिलिटी की टर्म है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है। एंड ये क्या होता है साई एम, इट इज़ एक्चुअली दिस इज इक्वल टू एच बाय में सी माइनस थीटा, ओके, सॉरी टी माइनस थीटा, दिस इज टी हियर, यहाँ पर टी है टेम्परेचर। तो थीटा की जो वैल्यू है अगर हम लेते हैं फेरोमैग्नेटिक के लिए ये फॉर्मूला है, एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए साई एम इज इक्वल टू एच बाय में टी प्लस थीटा है, और जो पैरामैग्नेटिक है उसके लिए फॉर्मूला है साई एम इज इक्वल टू एच बाय में टी। ठीक है, जबकि जो डायमैग्नेटिक है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए जो सबसे ए वाला ग्राफ है इसमें डिपेंडेंसी नहीं आ रही है विद टेम्परेचर, तो ये डायमैग्नेटिक का ग्राफ है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सेकंड वाला देखें अगर हम, तो ये पैरामैग्नेटिक का है। ठीक है, दिस इज़ फॉर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपने पैरामैग्नेटिक का फॉर्मूला लिखा है कि दिस इज साई इज इक्वल टू एच मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाय में टी है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी, ओवरऑल वैल्यू मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करेगी, इनवर्स रिलेशन है। तो ये हमारा आ गया पैरामैग्नेटिक का ग्राफ। जबकि ये जो दो ग्राफ हैं जिसमें वेरिएशन आ रही है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यहाँ पे एक टेम्परेचर शो किया हुआ है, नील टेम्परेचर होता है क्यूरी टेम्परेचर, तो ये वेरिएशन होता है फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, जिसमें हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है सी बाय में एच बाय में टी माइनस थीटा या एच बाय में टी प्लस थीटा। तो ये जो ये वाला ग्राफ है दिस इज़ फॉर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वेयर एज दिस वन इज दिस डिफरेंट ग्राफ इज़ फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये फेरोमैग्नेटिक का ग्राफ है। तो हमारा हमसे पूछा है एंटी फेरोमैग्नेटिक का, तो हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो इसमें सबसे पहले बोला है कि जो निकल 2 है जिसका कन्फिग्रेशन ये रहता है, जिसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो निकल +2 है वो सिर्फ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है, तो मीन्स ये बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन किन केसेस में सिर्फ यही आएगी, sp3d2 ही आनी चाहिए, d2 sp3 नहीं आएगी, d2 sp3 नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब ये कॉम्प्लेक्स जब मान लो लाइगेंड स्ट्रॉन्ग भी आ गया है तो भी इसमें D8 कन्फिग्रेशन रहेगा, और D8 कन्फिग्रेशन में अरेंजमेंट आपका कुछ ऐसा जैसा रहेगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं एक पेयरिंग भी करा लेती हूँ, तो पेयरिंग करवाने से it is 3d8 28 nickel 28 must have octahedral complexes must have outer orbital complex. जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें निकल +2 में मस्ट हैव आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑल निकल +2। हाँ ठीक है, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ही बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस रहता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है जो मैग्नीज +2 है अगर वो ब्रोमाइड के साथ कंबाइन करती है तो पैरामैग्नेटिक विद 5 इलेक्ट्रॉन वो शो कर रहा है। तो इसमें जो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, तो हम निकाल के देख लेते हैं। मैग्नीज
25 एटॉमिक नंबर है, तो +2 में क्या होगा, D5 कन्फिग्रेशन इसका रहेगा। ब्रोमाइड जो है एक वीक फील्ड लाइगेंड है, पेयर अप नहीं करवा पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी। sp3 का जो ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लेनर नहीं होता है, तो ये गलत बात है, स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा। ये वाला स्टेटमेंट हमारा राइट ऑप्शन है। इसके बाद सी ऑप्शन में हमसे पूछा है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स का, वो हमें किसी मेटल किसी कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन असाइन करने में हेल्प करता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स इसमें लिखा है कि ये डायमैग्नेटिक है, जबकि ये वाला कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम सेंट्रल मेटल आयन का कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा ये D2sp3, ठीक है, और ये आउटर ऑर्बिटल होगा, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन में बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 5 हो सकते हैं, जो कि हमें मैंगनीज 2 एंड Fe3 कॉम्प्लेक्सेस में, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वो हमने ऑप्ट करना है। तो टर्म सिंबल पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। नाइट्रोजन का टर्म सिंबल पूछा है, नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2 एंड 2p3। टर्म सिंबल सबसे बाहर वाले को देख के लिखा जाता है, तो ये 2p3 है। 2p3 है तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसमें L और S की वैल्यू हमने ओवरऑल निकालनी होती है, L और S। L देखिए यहाँ पे है +1, 0 एंड -1, जब इन सबको ऐड करेंगे तो इसकी ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसी स्पिन की वैल्यू क्या होगी, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 3 इलेक्ट्रॉन है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी S की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। अब देखिए S की वैल्यू आपकी 3/2 है, L 0 है, 0 के लिए सिंबल S आता है, तो S आ गया। इसके बाद जो आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसका फॉर्मूला 2s+1 होता है, तो 2 × 3/2 + 1 है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 4 आ गया है ना। और जो J की वैल्यू है वो होता है L + S से लेके L + L - S तक, तो L + S यहाँ पे आएगा, L + S कितना हो गया 3/2, तो ये तो बिल्कुल सही है टर्म सिंबल। नेक्स्ट में पूछा है कि टर्म सिंबल फॉर स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमने सिर्फ इतना सा ही देखना है, ये 2p के बारे में बात कर रहा है एक्चुअल में, तो इस नंबर के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे पास जो टर्म सिंबल है दैट इज़ 2p 5/2। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब स्पिन कितना रहा होगा, 2s+1 = 2, तो ये आ जाएगा 2s = 1 और s = हाफ। इसका मतलब स्पिन की जो ओवरऑल वैल्यू थी वो हाफ थी, और जबकि यहाँ पे ये L + S से निकला, और जो p है, p का मतलब है L की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है। अगर L 1 है, S हाफ है, तो J कितना होना चाहिए, J होना चाहिए 1 + 1/2, दैट इज़ 3/2, जबकि यहाँ पे 5/2 लिखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर 3d5, मैंगनीज के लिए इतना है, निकाल लेते हैं। 3d5 में देखिए ये इलेक्ट्रॉन है हमारे, और 5 इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना हो गया, 5/2 हो गया सबका मिला के, तो S की वैल्यू तो आ गई 5/2। L की वैल्यू कितनी होगी, देखिए L की वैल्यू होती है D के लिए यहाँ से -2 -1 है ना, 0 + 1 + 2, तो ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 का मतलब है S होगा, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 2s+1 दैट इज़ 2 × 5/2 + 1, तो ये कैंसिल होके 6s हो जाएगी, तो 6s बिल्कुल सही है टर्म सिंबल। देन लास्ट ऑप्शन है कि टर्म सिंबल फॉर सोडियम इज़ दिस वन, तो 3p बोला है इसने, जबकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो S में होता है ना, तो सोडियम का कन्फिग्रेशन होता है नियॉन, देन 3s1। 3s1 में जो आपका स्पिन है S की वैल्यू वो हाफ है, और L की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी है वो 2s+1 = कितनी आ जाएगी, हाफ + 1, तो ये आ जाएगी आपकी 2, ये तो ठीक है 2 ही है। लेकिन L की वैल्यू देखिए आपकी 0 है, 0 मतलब ये 2s होना चाहिए है ना, और J की वैल्यू हाफ आ जाएगी, तो ये इसका ग्राउंड टर्म सिंबल है, ना कि ये है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।